गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? व्हाट्स गोइंग ऑन? एकदम बढ़िया हैं आप। वेरी गुड, हमेशा अच्छे ही रहें आई होप, क्योंकि जितने अच्छे रहेंगे आप, हेल्दी रहेंगे, उतना ही अच्छा आप पढ़ाई भी करेंगे। अच्छा, आप मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, ठीक है? अभी बज रहे हैं 10:22। कितने अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच के आए हैं कि मुझे नींद आ रही है? ऐसा कोई बच्चा है जिसे नींद आ रही है? मुंह से सुनना चाहूंगी आपके। नो। तो इसका मतलब ये है, नींद किसी को नहीं आ रही है। सब पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, है ना? यस मैम। तो यस चलिए, मैम मैम। ने भी अपनी वीडियो ऑन कर दी है और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फुल एक्साइटमेंट, फुल जोश के साथ, और अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है बेटा? ये बात सबको, सब एग्री करते हैं इस बात से? कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि यस मैम अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए? सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो चलो, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं आपका पढ़ाना। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए, आप चैट सेक्शन में लिख के, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर ज्वाइन नहीं किया था? और देखो, आपको लास्ट सेशन तक रुकना भी पड़ेगा, पूरा सेशन ज्वाइन करना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो काम किया है उसे फिनिश करिए। अगर आपने टारगेट बनाया है तो उसको अचीव करने की हिम्मत रखिए। मैम, व्हाट्स इज योर नेम? माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिप्पल। ठीक है, अभी आपको नाम पता चल गया मैम का। तो देखो बच्चों, अभी मैं आपको एक बात बोलूंगी। यहाँ से कुछ बच्चे बिना बताए मैम को मूव कर जाते हैं क्लास से, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। नाइस नेम, थैंक यू। कोई भी बच्चा विदाउट रीजन मुझे, ठीक है ना, मूव ऑन नहीं करेगा। अब मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे, तो मैं आपका माइक ऑन कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। आप मुझे ये बताइए, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि वो लेट क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं? जैसे क्लास का टाइम है 10:15, बट अभी राइट नाउ 10:24 हो चुका है, 25 भी कंप्लीट हो गया। तो आपका कोई रीजन है कि आप क्यों ज्वाइन करते हो? किसी के पास फोन नहीं है, या किसी के पापा लेट आते हैं, ऐसा है किसी के साथ? प्लीज आंसर मी, आंसर करो। देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप मुझसे कुछ पूछते हो तो मैं आंसर करती हूँ ना सबका, और अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ और आप आंसर नहीं करोगे तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मैम अगर आपसे कुछ पूछ रही है तो आपका भी फर्ज है कि उनको रिप्लाई करो। मैं आपकी हर बात का आंसर करती हूँ, चाहे आप चैट बॉक्स में लिख के रिप्लाई करिए, चाहे आप रेज योर हैंड करिए, जो करना है करिए, बट रिप्लाई करिए। तो चलो ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे का कोई रीजन नहीं है तो, और अगर कोई बच्चा यहाँ से मूव ऑन करेगा क्लास से बीच में, तो देखो बेटा, आप ही का लॉस है। अगर सेशन को पूरा ज्वाइन नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। और अगर किसी को जाना है, कोई काम है, तो वो मुझे चैट बॉक्स में एक मैसेज लिख के ड्रॉप करेगा कि मैम मुझे ये काम है, एंड देन आई लीव इट। ठीक है? इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? रेज योर हैंड। सारे बच्चे रेज योर हैंड करेंगे, एक बच्चा नहीं। यस। तो चलिए देखते हैं अभी अपना टॉपिक। एक बार मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, विद इन अ सेकेंड। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट ऑफ मैटर के सेकंड लेक्चर में इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ा था, थर्मल एनर्जी पढ़ी थी, प्रेशर पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था, टेम्परेचर पढ़ा था, ठीक है ना, स्टेट्स, वेरिएबल स्टेट्स पढ़ी थी गैसेस की, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा था, गैस लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, उसके ऊपर ग्राफ्स स्टडी किया था, न्यूमेरिकल्स किए थे। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, और ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिया था।
तो आप मुझे ऑनेस्टली बताएंगे कि कितने बच्चों ने ये न्यूमेरिकल ईमानदारी से किया? प्लीज चैट सेक्शन में रिप्लाई करो। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने ये 5.1 प्रॉब्लम एनसीईआरटी की सॉल्व करके देखी थी? बताइए जरा। कोई बच्चा नहीं है जिसने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया? यस नो, कोई कुछ तो आंसर करिए। क्या हो गया बेटा? मतलब आपको आंसर करने में भी दिक्कत आ रही है मैम को? क्या हो गया भाई? हाँ, रिप्लाई करिए। अगर मैं कुछ बोल रही, मेरी वॉइस क्लियर है क्या आपको? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? रेज योर हैंड। ठीक है, क्योंकि विदाउट रिप्लाई मैं आगे टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी आपको। तो ठीक है, अब हम आगे देखिए, देखते हैं। चार्ल्स लॉ पढ़ा था आपने, और उसके बाद आपने उसके ग्राफ्स देखे थे। फिर चार्ल्स लॉ से रिलेटेड भी आपने एक न्यूमेरिकल किया था। फिर हमने गैलुसेक लॉ पढ़ा था एंड एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था। तो अभी 2 सेकंड्स के लिए मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। तो मुझे बता दें जरा कि कितने बच्चों ने यहाँ तक पढ़ लिया था? एवोगैड्रो लॉ तक हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था ना? जल्दी बोलो। यस मैम। बाकी और भी स्टूडेंट्स बोलेंगे, सबका रिप्लाई चाहिए। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो चलिए अभी आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया था और अब हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, एवोगैड्रो वंस मोर। ओके, ठीक है, चलिए। तो लेट स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना? तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन? कभी सुना है नाम आइडियल गैस इक्वेशन का? किसी बच्चे ने सुना है आइडियल गैस इक्वेशन का नाम? यस मैम जी। यस मैम। वेरी गुड। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में भी लिख दिया, रिप्लाई भी कर दिया, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बट ये जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, ये एक्चुअल में आता कहां से है? अच्छा, अगर मैं जनरली बात करूं आपसे कि आइडियल गैस का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ कि मेरा दोस्त बहुत आइडियल है। ठीक है, तो आइडियल का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन की लैंग्वेज में नहीं, नॉर्मल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल? कौन बताएगा? मैम जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम आइडियली मानते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि हमें डेली उठ जाना चाहिए सुबह जल्दी, लेकिन हम उठ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, रोल मॉडल। ठीक है ना, जैसे कि बताया गौरव ने और आपने भी बताया, बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये है कि आइडियल का मतलब होता है एक तरीके से जो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है जो परफेक्ट है। हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ एरर होता है। तो एक्चुअल में जो आइडियल गैस होती है, ठीक है ना, वो परफेक्ट होती है लेकिन एक्चुअल में नहीं होती। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हाइपोथेटिकल, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मान लो हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी को आइडियल मानते हैं, मॉम को, डैड को, फ्रेंड को, टीचर्स को। ठीक है, उनके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन हम उनके जैसे होते नहीं हैं, हम आइडियल मानते हैं सिर्फ। तो जो आइडियल गैस है वो एक तरीके से रियल गैस है। ठीक है ना, और कुछ कंडीशंस में वो आइडियल होती है। ठीक है, आइडियल गैस कुछ कंडीशंस में आइडियल है। ठीक है ना, जैसे कि सम टाइम आपका आइडियल गैस इक्वेशन 3 लॉ को फॉलो कर रही है। अगर एक्चुअल में हमें हमेशा ये चाहिए कि कोई भी गैस आइडियल रहे, तो वो एवरी टाइम, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, सभी लॉ को फॉलो करेगी और उनका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा वो 0 होना चाहिए। तब तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अब एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी हमने पढ़ा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स
कुछ ना कुछ होता है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, लेकिन वो जीरो नहीं होता। और ऑलवेज, हमेशा हर गैस लॉ को फॉलो नहीं करती। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वो 3 लॉ को फॉलो करके आइडियल गैस बनाती है। इतनी बात क्लियर है सभी को बेटा? यस मैम। ठीक है, तो जैसे कि Yes, ma'am. आपने बताया Pp इज इक्वल टू nRT इज द आइडियल गैस इक्वेशन। वैसे कहा जाए तो एक्चुअल में सिर्फ यही फॉर्मूला पूछा जाता है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन कन्वर्ट कैसे होती है। तो देखो, अगर आप बॉयल्स लॉ को लेते हो, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था बॉयल्स लॉ। कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट इज द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ? टेल मी। मैम एवोगाड्रो लॉ होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ, और बॉयल्स लॉ क्या होता है? मैम जिसमें टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। और चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ जिसमें क्या होता है? प्रेशर और नंबर ऑफ वी, देखो, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और नंबर ऑफ मोल, जैसे कि आपने बताया, तो रिलेशन बचा वी और पी में। तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, ऐसे ही वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और ऐसे ही यहाँ पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें वी सब में कॉमन दिख रहा है हमें, पी, टी और एन अलग है। तो इन तीनों को जब आप कंबाइन कर देते हो तो एक रिलेशन बनाते हो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन टी अपॉन पी, या फिर आप लिख सकते हो कि V इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। तो इस इक्वल टू के साइन को अगर आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका ड्राइव होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी का। और जो यहाँ पे बेटा आर है, वो आर क्या है? कोई बताएगा मैम को कि आर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? गैस कांस्टेंट। यहाँ पे जो आर है वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है बच्चा पार्टी, ये आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है ना? अब गौरव ने भी आंसर कर दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। या तो यूनिवर्सल कांस्टेंट कह सकते हैं या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह सकते हैं। अब देखो, वैसे तो जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल आता है वो इसी पे आता है, लेकिन सपोज दैट कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक गैस भरी हुई है, और उस गैस को, ठीक है ना, उस गैस का जो प्रेशर है वो है P1, वॉल्यूम है V1 एंड टेम्परेचर है T1, और वो एक्सटेंड होके T1 में T2 हो जाता है, V1 में V2 हो जाता है। तो जब आइडियल गैस इक्वेशन में बहुत सारे वॉल्यूम, बहुत सारा टेम्परेचर एक्सटेंड हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला और बन जाता है कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बाकी ये सब मैम ने जो बताया, अगर इसे भूल जाते हो पढ़ के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए बेटा कि हमने जो पढ़ा, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला ड्राइव किया, वो 3 लॉ के कॉम्बिनेशन से ड्राइव किया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक 10 लाख का, चलो 10 लाख नहीं 10,000 कर देते हैं, ठीक है ना, 10,000 का एक नोट है। तो ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। अगर हमें, ठीक है मैम, सेकंड फॉर्मूले के लिए कंडीशन भी होगी। सेकंड फॉर्मूले के लिए नहीं कोई कंडीशंस नहीं है, बस कंडीशन ये है कि किसी न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, आपका मान लो या ये यही कंटेनर है और इसका जो प्रेशर था इनिशियली वो P1 था और जो टेम्परेचर है वो T1 था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी अप्लाई हुई कि वो एक्सटेंड होके V2 हो गया और T2 हो गया। तो उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि हम पिछले लॉज में पढ़ रहे थे, बॉयल्स लॉ में पढ़ रहे थे कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PK होता है। तो लेकिन जब वॉल्यूम एक्सटेंड होता है तो एक फॉर्मूला बन जाता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, इस तरीके से।
ठीक है, और कोई कंडीशंस नहीं है तो आप ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। अब जो यहाँ पे याद रखने वाली एक और इम्पोर्टेंट बात है वो देखो क्या है, अगर कहीं पे वैल्यू आर की दे रखी है और यूनिट ऑफ प्रेशर दे रखा है और यूनिट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, तो देखो बच्चा पार्टी, अगर आपका वॉल्यूम लीटर में है और किसी न्यूमेरिकल में जो यूनिट ऑफ प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है, एटीएम में है, तो आर की वैल्यू आप लगाओगे 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर किलो इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1। और इफ इन केस अगर आपका यूनिट एटीएम है और वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब है, तो आर की वैल्यू आप लगाओगे 82.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर 8.314 जूल किलो इनवर्स 1 एंड मोल इनवर्स 1 अगर ये वैल्यू दे रखी है आर की, तो उस न्यूमेरिकल में जो यूनिट ऑफ प्रेशर होगी वो पास्कल होगी और यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो मीटर की क्यूब होगा। अभी इतनी बात आपको क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 डिफरेंट वैल्यू लिखी आर के लिए, लेकिन उनकी कंडीशंस हैं, अगर आपको यूनिट ऑफ वॉल्यूम लीटर में मिलता है तो आप पहली वाली आर की वैल्यू लगाओगे, ठीक है। अगर आपको यूनिट ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर में मिलता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम आपको एटीएम में मिलता है, ठीक है, तो रिपीट ही कर रही हूँ बेटा, तो आप 82.1 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू लगाओगे आर की। इफ इन केस अगर आपको कहीं पे यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब में मिलता है, यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल में मिलता है, तब आप आर की वैल्यू लगाओगे 8.314। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये दो वैल्यू ज्यादातर यूज होती हैं और जो आपको न्यूमेरिकल्स में देखने के लिए मिलती हैं, ये भी देखने को मिलती है, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ज्यादातर मिलेंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 वैल्यूज मैम ने लिखी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो 2 फॉर्मूले मैंने बताए आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, ये आपको याद रखने हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है ये। तो अब बच्चा पार्टी देखो, आप आगे इतना ध्यान रखना है। वैसे तो देखो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे चीजों को, मैं आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, आपके कॉन्सेप्ट को इजी करेंगी। अभी आप इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन पढ़ रहे हो, तो जब भी आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, उन ट्रिक्स को यूज करके हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ये जब होता है जब हम पहले लॉन्ग कट सीखें, जब हमें अच्छे से लॉन्ग कट मेथड आता है तब हम शॉर्टकट सीखते हैं। और मैं हर चीज आपको डे बाय डे बताऊंगी, ठीक है, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ते चले जाओगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन 10 दिन का खाना हम एक साथ नहीं खा सकते, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा आपको? यस मैम। अब देखो, अब हम एक बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, और ये न्यूमेरिकल इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस में आ चुके हैं और सीबीएसई में भी। अभी तो सीबीएसई ने चलो आपका चैप्टर हटा दिया, लेकिन इससे पहले सीबीएसई में ये चैप्टर इंक्लूडेड था, और हटाया है तो गलती किया है क्योंकि एंट्रेंस में भी है। और इस चैप्टर के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कितने 11th के चैप्टर्स में आप यूज करोगे और बाकी आने वाले 12th में भी यूज करोगे, और थर्मोडायनेमिक्स में भी, इक्विलिब्रियम में भी आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, ठीक है। तो देखो एक न्यूमेरिकल दिया है, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम 1.00 L। तो कहने का मतलब यह है, ये एक सैंपल है जिसके ऊपर नाइट्रोजन गैस 1.00 L वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर दिया है, ठीक है, मैं आपका स्कूल है, सुबह जल्दी उठना है, कोई बात नहीं बेटा, तो कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है परवीन मैम जल्दी नहीं उठती? मैम भी जल्दी उठती हैं, ठीक है, मैम क्या लेट थोड़ा ना उठती हैं, वो भी जल्दी उठती हैं। अपने सेशन को पूरा करके जाओ। और अगर आपको देखो बेटा, अभी अगर एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ठीक है, तो कैसे एंट्रेंस की तैयारी करोगे?
दैट्स व्हाई आई एम लीव दिस क्लास। अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो एक बात बताओ, अगर आप 1 घंटे भी स्टेबल होके नहीं पढ़ोगे तो कैसे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर पाओगे? फिर तो एंट्रेंस पढ़ ही नहीं पाओगे आप। तो आदत डालो पढ़ने की। अगर 12 बजे भी सोओगे तो 6 बजे उठ जाओगे, तो तब भी तुम्हारा क्या कहते हैं आराम से हो जाएगा। और 6 आवर की नींद इनफ है अगर कुछ लाइफ में करना है तो मैं तो यही समझाऊंगी कि अगर सेशन ज्वाइन किया है तो उसको पूरा करो, उसके बाद लीव करो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे, तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा रही थी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1.00 एम, ठीक है ना, एट प्रेशर ऑफ 0.55 एटीएम। इसमें जो प्रेशर है वो 0.500 एटीएम है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस। कंप्रेस जो हो रहा है वॉल्यूम वो 2 to 5 हो रहा है। तो देखो कह सकते हैं, अब भाई जिसे कुछ करना है लाइफ में, अपना करियर बनाना है, जो बच्चा ये सोचता है मुझे एक अच्छी BMW गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास एक अच्छा घर हो, मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी फैसिलिटी दे पाऊं, वो बच्चा दिन और रात मेहनत करेगा। और जिस बच्चे को एंट्रेंस निकालना है उसे 18 घंटे पढ़ना ही होगा। और आप अगर 11 बजे तक 11:30 तक भी क्लास नहीं कर सकते तो कैसे लाइफ में कुछ करोगे? ठीक है, तो देखो बच्चा, अब यहाँ पे P1 की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.500 और P2 आपको निकालना है यहाँ पे। और V1 की जो वैल्यू है वो है 1.000 L, ठीक है। और कंप्रेस जो हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है ना, वो वॉल्यूम कितना कंप्रेस्ड हो रहा है एट 225 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी वॉल्यूम है आपका। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू V1 की लीटर में है, तो इसको भी लीटर में लाने के लिए आपको V2 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 225 डिवाइड बाय 1000 करना होगा, एंड आपकी वैल्यू आएगी 0.225 लीटर। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? प्लीज Yes, रिप्लाई। ma'am. बाकी बच्चों को भी रिप्लाई करें भाई, बाकी को नींद आ गई क्या? मुंह से बोल सकते हो, अगर बोलते रहोगे तो एक्टिव रहोगे, नींद नहीं Yes, आएगी, अच्छा समझ में आएगा। अब देखो T1 कितना दिया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हम जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन बच्चा बताएगा? ये बताओ, किसी को पता है? डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? एनीवन? गौरव? multiply क्या करना होगा? multiply 273 क्या कर दोगे आप, 40 में प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 313 केल्विन हो जाएगा। और T2 जो दिया है वो दिया है -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो यहाँ ये वैल्यू माइनस में दी है। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? क्यों बेटा, स्क्रीन तो क्लियर है मेरी, बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है? बेटा प्लीज आंसर। मैम बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रही है? मैम दिख रही है। दिख रही है? हम दिख तो बेटा आप एक काम करो, दोबारा से रिज्वाइन कर लो, हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू होगा। तो देखो अब आप क्या करोगे, T2 की वैल्यू माइनस में दी है, तो ये वैल्यू माइनस में दी है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 273, ठीक है, क्या कर दोगे, -6 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 267 केल्विन। ठीक है बच्चा पार्टी, आपको इतना काम करना है यहाँ पे, तो ये आ गया 267 क्योंकि माइनस में दी है वो वैल्यू। अब देखो आप यहाँ पे T1 है, T2 है, P1 है, P2 है, V1 है, V2 है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, अप्लाइंग क्या करेंगे, आइडियल गैस, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकंड P1 V1 एंड T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एंड T2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सारी वैल्यू लगा दो P2 को निकालने के लिए, P2 को इस साइड ले लोगे तो बचेगा V1 V1 इंटू T2 एंड डिवाइड बाई T1 इंटू V2। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दो, 0.50 इंटू 1 इंटू 267 एंड डिवाइड बाय 313 इंटू 0.0225। तो देखो कितना आंसर आ जाएगा आपका, जो P2 की वैल्यू आएगी
इसे कैलकुलेट करके वो आएगा 189 एटमॉस्फेरिक। इतनी बात सभी को क्लियर है? मैम आई हैव अ डाउट। मैम हाँ यस पूछिए। मैम आपने 273 को, क्योंकि वो सेल्सियस की वो है, तो आपने उसे 40 में प्लस करा है T1 में, और T2 में आपने उसे माइनस क्यों करा है 6 से? आप देखो ना बेटा, ये जो दिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ सॉरी मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई डाउट है तो उसको पूछोगे ना, तभी तो मजा भी आता है पढ़ने में। बच्चे साथ साथ अपनी डाउट्स क्लियर करें और चैट सेक्शन में लिख के पूछे, तभी लगता भी है कि क्लास हो रही है। ठीक है, अभी बेटा ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डाल्टन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फटाफट से ध्यान से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है मैंने, ठीक है ना, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस। तो मैं यहाँ पे थोड़ी हिंट दे रही हूँ आपको। एन की वैल्यू 4 है, वॉल्यूम आपका 5 है, और प्रेशर की वैल्यू 3.32 है, और आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, और टी आपको कैलकुलेट करना है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? किस टाइप का फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा, बताइए। बिल्कुल सही। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW है, ये घर से करके लेके आओगे और परवीन मैम को बताओगे, ठीक है बेटा? और यहाँ पे इसका आंसर दिया है, चीटिंग नहीं करनी है, खुद से करना है। अब जो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये लॉ क्या कहता है, तो जरा इसको समझते हैं भाई, कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता क्या है। तो देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, कि मान लो सपोज दैट आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में 3 अलग अलग दोस्त ले लिए, एक दोस्त ए, एक दोस्त बी, एक दोस्त सी। लेकिन ये तीनों दोस्त ऐसे हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है बच्चा पार्टी, कैसे दोस्त हैं? नॉन रिएक्टिव दोस्त हैं ये, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, कि जब आप 2-3 गैसेस का मिक्सचर ले लेते हो और वो 2-3 गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिव होती हैं, रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उन 2-3 गैसेस से जो गैस का मिक्सचर है उससे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को इतनी कहानी? तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल प्रेशर होगा पी टोटल तीनों गैसों के लिए, वो कितना होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि इस पूरे मिक्सचर से जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हुआ उसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और एक गैस का प्रेशर क्या है? P1, तो 3 का क्या हो गया? P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्शियल लॉ ऑफ प्रेशर। अब जितनी भी गैसेस होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी लिक्विड पे, ठीक है, लिक्विड के ऊपर रहती हैं। तो अगर कोई गैस ऐसी है जो लिक्विड के ऊपर नहीं है, ड्राई गैस है, तो उसका फॉर्मूला होता है पी ड्राई गैस, ठीक है, इजिकल्स टू होता है पी टोटल माइनस कर देंगे एक्वस। एक्वस का मतलब है यहाँ पे वाटर। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आया आपको यहाँ पे? Yes, ma'am. बाकी सबको? Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही, दम नहीं है बच्चों की आवाज में। नींद आ रही है, या खाना नहीं खाया, या मम्मी पापा ने डांट दिया? No, ma'am. और ये जो कंडीशंस होती है बेटा, वो कंडीशन होती है आपकी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड देन वॉल्यूम पे। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। अब एक बात बताओ, जितनी भी गैसेस होती हैं क्या उनका, उन गैसेस के कुछ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? बोलो। तो अगर गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो पार्शियल प्रेशर अगर हम
नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में निकालें तो क्या करेंगे हम? मोल मैम फ्रैक्शन लेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ गैस लेंगे, उसमें से नंबर ऑफ मोल्स को फिर सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो अगर पार्शियल प्रेशर गैस की टर्म्स में निकाले तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वी कैन सी P इक्वल टू क्या है, N1 प्लस N2 प्लस आपका N के भी ले सकते हैं हम, ठीक है, और RT अपॉन V। क्योंकि हमने पढ़ा है जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, वो डिपेंड करती है PV इज टू NRT पे, और NRT इज द कांस्टेंट। तो जब आप किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो RT अपॉन V भी लोगे वहां, और नंबर ऑफ मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स लोगे तो N1 N2 N3 इस तरीके से लोगे। तो मान लो आपके पास 3 गैसेस हैं, ठीक है, जिसका प्रेशर P1 है और P2 है और P3 है, तीनों गैसेस के लिए। तो अगर P1 में हम नंबर ऑफ मोल्स और RT अपॉन V अप्लाई कर दें तो 3 इक्वेशन बनेंगी P2 के लिए, NT RT अपॉन V एंड P3 इक्वल टू N3 RT अपॉन V। यहां तक सभी को क्लियर है? समझ में Yes, आया? Yes, ma'am. बहुत ही सिंपल है। देखो, P1 है एक गैस के लिए, सेकंड गैस के लिए P2 हो गया प्रेशर, थर्ड गैस के लिए P3 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स N1 हो गए, सेकंड गैस के लिए N2 हो गए और ये N3 हो गए। बाकी चीज RT तीनों में ही कॉमन है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं शॉर्ट करके कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड देन इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड देन RT अपॉन V कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आप देखोगे आगे, फिर सपोज दैट हम फर्स्ट गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P टोटल एंड इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है, एंड देन RT अपॉन V। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास बचेगा N1 अपॉन N, और जो इक्वल टू होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये जो X1 है ये किसके मोल्स हैं? ये किसका मोल फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, जो 1 गैस थी उसका मोल फ्रैक्शन है ये। तो देखो 3 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इक्वल टू X1 P टोटल, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्मूला। P2 इज इक्वल टू X2 P टोटल, थर्ड फॉर्मूला, एंड P3 इज इक्वल टू X3 P टोटल, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। ये बात समझ में आई? अब देखो, ये हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमने किसी एक गैस के लिए, पीछे देखो, हमने यहाँ पे किसी एक गैस के लिए N1 निकाला, और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के लिए। तो N1 डिवाइड बाय N इज इक्वल टू X1 हो गया। तो अगर आप, और वो किसके बराबर है? P टोटल के बराबर है। तो देखो P1 जो पहली गैस थी उसका प्रेशर P1 है, वो इक्वल टू किसके है? X1 के। तो P टोटल निकल आएगा इस तरीके से। अब P2 X2 P टोटल P3 X3 P3। तो कहने का मतलब ये है, जो इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन हमने सॉल्व किया वो नहीं पूछा जाता कहीं, ये सिर्फ फॉर्मूले आते हैं 3 जिससे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बताती तो आपको समझ नहीं आता कि ये फॉर्मूले मैम ने कहां से और किस तरीके से अप्लाई कर दिए। अभी यहाँ तक सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. सबका आंसर चाहिए, एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, सब बोलो जोर से, लाउडली, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तोता उड़ मैना उड़, सब कुछ मत उड़ा देना। गाय उड़ती है? नो मैम। No, ma'am. अच्छा, आप लोग इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो डर डर के? घर में सब सो गए हैं क्या? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ओ, ma'am. इसीलिए देखा, मैं तुरंत समझ गई कि आपके घर में सब सो गए हैं, इसलिए आप धीरे धीरे डर डर के बोल रहे हो। कोई बात नहीं, वेरी गुड।
कोई नहीं, आप धीरे बोलिए लेकिन आंसर करिए। क्या कंफ्यूजन है गौरव, पूछिए। आई विल रिपीट अगेन। देखो मैं दोबारा से समझा रही हूं आपको। जो पार्शियल लॉ था वो 3-4 गैसों का मिक्सचर था, और इन 3 गैस को अगर आप मिक्स कर देंगे तो पहली गैस का प्रेशर P1 होगा, दूसरी गैस का प्रेशर P2 होगा, तीसरी गैस का प्रेशर क्या होगा आपका P3 होगा। तो अब उन गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर देखेंगे तो क्या होगा, N1 N2 और N3 होगा। तो जब आप उनका टोटल प्रेशर निकालोगे तो P किसके इक्वल होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 के। और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए, किसी भी गैस इक्वेशन के लिए RT अपॉन V होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी गैस के लिए उसका वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है और R होता है। तो जब आप तीनों गैसेस में ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जो टोटल होगा, टोटल प्रेशर जो होगा P1 प्लस P2 होगा, और उनके नंबर ऑफ मोल्स भी N1 प्लस N2 प्लस N3 होंगे। अब किसी एक गैस का आपने P टोटल निकाला तो N1 क्या हो गया आपके, उस गैस के लिए उसकी वैल्यू हो गई N1, और ये क्या हो गया उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स, और ये उसका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो जब आपका जो P1 है वो मोल फ्रैक्शंस के इक्वल है, तो P टोटल, यही तो फॉर्मूला बनेगा। तो P2 इज इक्वल टू X2 P टोटल एंड P3 इज इक्वल टू X3 P टोटल। और इनकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में गिवन होती हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ एंड देन कैलकुलेटेड आंसर। अभी क्लियर है? अब देखो, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो पिछले लेक्चर के ये 2 टॉपिक हमारे रह गए थे, आइडियल गैस इक्वेशन और पार्शियल प्रेशर, जो हमने पढ़ लिए अभी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, और हम आगे भी इनको यूज करते हैं। अगर देखा जाए, अगर लेट्स सी स्टेट ऑफ मैटर से अगर कोई क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, तो ये समझ लो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अभी हम अपना 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी। अब ये काइनेटिक थ्योरी क्या है, ये तो वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। तो ये मैंने इसमें स्लाइड में थ्योरी में भी ऐड कर रखे हैं कि अगर कोई बच्चा इन पॉइंट्स को भूल जाता है समझ के तो यहाँ से पढ़ सकता है। तो देखो अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द काइनेटिक थ्योरी। क्या आप लोग समझने के लिए तैयार हो या फिर नींद आ रही है? Yes, ma'am. देखो बेटा, देखो आपको एक बात बताऊं, आप अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और परवीन मैम भी अपने करियर के लिए मेहनत कर रही हैं। क्या परवीन मैम को नींद नहीं आती? क्या वो नहीं चाहती कि वो 10 बजे ही सो जाएं? बताओ, चाहती हैं कि नहीं चाहती? यस मैम। Yes, ma'am. तो जब परवीन मैम आपको पढ़ा सकती हैं तो आप अपने करियर के लिए क्यों नहीं पढ़ सकते? परवीन मैम की भी फैमिली है, ठीक है, मेरे भी हस्बैंड हैं, मुझे भी अपना घर चलाना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, काम करने होते हैं। लेकिन बेटा देखो एक चीज लाइफ में ध्यान रखना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ये बात आपने सुनी होगी ना, सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कुछ ही बच्चे टॉप करते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो अपने करियर को लेके बहुत सीरियस होते हैं। वो नींद खाना पीना सब भूल जाते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि मुझे अपना नीट क्वालिफाइड करना है, मुझे अपना IIT मेंस क्वालिफाइड करना है, ठीक है। तो आपको भी अपने करियर के प्रति ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी नींद पूरी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताती हूँ आज, अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो। सुनना चाहोगे ये बात? Yes, ma'am. मेरी एक फ्रेंड थी, Yes, ma'am. मैंने अपना 12th पास आउट किया था 2004 में, मतलब 2004 में मैंने अपना 12th पास आउट किया। और वो बच्ची मेरे साथ पढ़ती थी, उसकी मदर नहीं थी, फादर थे, और उसके फादर भी, ठीक है ना, उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे, ठीक है, उसको डांटते थे, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करते थे घर में, पढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन उस लड़की को पढ़ना था, ठीक है। तो वो पता है कब पढ़ती थी? बताओ कब पढ़ती थी, बोलो। रात में। रात में मैम। वो जब पढ़ती थी जब उसके पापा सो जाते थे, छिपके डर के।
कि मेरे पापा को पता ना चले, ठीक है। मैम क्या बता रहे हो? दिन में मैं ये बता रही हूँ कि जैसे कुछ बच्चे कह दे बीच में ही सेशन छोड़ के चले जाते हैं ना, और जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि मैम मेरी सुबह स्कूल जाना है तो मैं लीव कर रही हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि लाइफ में अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना, अगर वाकई आप एक अच्छे पैकेज पर स्टैंड करना चाहते हो, अच्छा फ्यूचर चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये बता रही हूँ, मेरे बैच में 12th में एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, उसके पापा उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बच्ची दिन में अपने पापा को यही दिखाती थी कि पापा मैं नहीं पढ़ती, और जब उसके पापा सो जाते थे तो वो भी सो जाती थी, लेकिन फिर बाद में धीरे से वो उठती थी और रात को बैठ के बाहर पढ़ती थी, ठीक है। और जब उसके पापा का जगने का टाइम होता था तो उससे पहले सो जाती थी। तो मतलब कुछ बच्चों में इतनी लगन होती है कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसका यूटिलाइज करो, और हम जैसे टीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवंती एजुकेशन दे रही है तो उसका फायदा उठाओ बेटा। बच्चे पढ़ने के लिए तरसते हैं सिर्फ इसलिए कि अपना करियर बनाना चाहती है। और आज वो लड़की, ठीक है, मुंबई में आईआईटी में सबसे बड़ी हेड ऑफ डायरेक्टर है। ये 2002 में उसने 10th पास आउट किया मेरे साथ, और मेरे साथ ही उसने मेरी क्लासमेट थी, और 2002 में 12th पास आउट किया। उसके बाद उसने बीटेक में आईआईटी क्वालिफाइड किया, और अभी राइट नाउ सी इज वेरी गुड पैकेज, ठीक है ना। अभी वो बहुत अच्छे पैकेज पर है मुंबई में। जस्ट इमेजिनेशन, क्यों? क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया। तो क्या आप लोग हार्ड वर्क नहीं कर सकते? हम कर नहीं कर सकते सकते? आवाज नहीं आई कर बच्चों सकते की। हैं मैम। कर सकते हो ना? यस हम्म। मैम। तो कुछ करिए भाई, जिंदगी में सोना खाना तो लगा ही रहता है। एक बार आपने अपनी लाइफ बना ली ना, सारी जिंदगी ऐस करोगे। देखो दो तरीके, या तो अभी ऐस कर लो, या अपना बाद में ऐस कर सकते हो बुढ़ापे में। आपको चॉइस करना है कि अभी राइट नाउ आपको एंजॉय करना है कि फ्यूचर में टेंशन फ्री रहना है। तो चलो, ये तो था आपके लिए एक मोटिवेशन थॉट। व्हाट्स इज हर नेम? रिचा गोस्वामी, ठीक है, रिचा गोस्वामी नाम था उस बच्ची का। अभी देखो बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ रहे हैं अपनी एक और कॉन्सेप्ट, काइनेटिक थ्योरी। तो भाई देखो काइनेटिक थ्योरी क्या थी। अभी हम इतने सारे लॉ पढ़ पढ़ के ना बोर हो गए हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ने ये कहा था कि ये जितने भी लॉ हैं, ये क्या लफड़ा है। किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट, किसी में बॉयल कांस्टेंट, किसी में प्रेशर कांस्टेंट। अरे यार दिमाग की सफलिंग हो गई है ये सब पढ़ पढ़ के, लॉ 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 लॉ, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी और गैस में ये बताया गया कि ये जो गैसेस का बिहेवियर है, कि किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट, किसी में बॉयल लॉ, किसी में प्रेशर कांस्टेंट, तो ऐसा बिहेवियर क्यों है। तो इस बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी गई थी। तो जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो आपकी मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया, तो देखो जस्ट सपोज दैट ये हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स को हमने जार में डाल दिया, ठीक है। तो जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन होगा और ये मूव करेंगे, ठीक है, तो हमेशा मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं और स्ट्रेट लाइन पे जाके निकलते हैं, ठीक है ना। या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएंगे, या ऐसे जाएंगे, या ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से दिया गया, तो काइनेटिक थ्योरी दी गई थी। इसलिए कि काइनेटिक थ्योरी में ये बताया गया कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स की हर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्पीड भी डिफरेंट होती है। अब माय क्वेश्चन इज दिस कि आपके 3 दोस्त हैं और उनको स्विमिंग करने के लिए कहा जाए, तो क्या वो एक ही एनर्जी से एक ही स्पीड में स्विमिंग करेंगे? बताओ। नो मैम। नहीं करेंगे ना। मैम तो ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी में कहा गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है, और उनकी जो स्पीड होती है वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चा पार्टी कि अब हम इसके पॉस्टुलेट को अगर डिस्कस करें, तो व्हाट इज द पॉस्टुलेट? क्या इसके पॉस्टुलेट थे?
तो क्या जानना चाहोगे काइनेटिक थ्योरी के कौन कौन से पोस्टुलेट थे? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही हूँ। सबसे पहला पोस्टुलेट था कि वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है, वहां पे कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, जिस कंटेनर में वो गैस है और मॉलिक्यूल्स उसमें जंपिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम से। तो ये बड़े ही सीधे सीधे पॉइंट हैं और बहुत ही शॉर्ट में तरीके से लिखवा रही हूँ, और इन सीधे सीधे पॉइंट से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि आपका मॉलिक्यूल्स का। तो पहला पोस्टुलेट तो ये था, कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। कम टू दी दूसरा पोस्टुलेट कि गैस मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चा, आर इन, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड रैंडम मोशन, ठीक है। क्या गैस के मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं क्या? बताओ, उनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है क्या? बोलो, नहीं होता ना। No, ma'am. गैस के मॉलिक्यूल कोई लंदन में होगा, कोई पेरिस में होगा, कोई अमेरिका में होगा, अपनी ही धुन में मगन रहते हैं, तो रेंडमली मोशन करते हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट ये था। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था पोस्टुलेट कि जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कैसा होता है? बताओ जरा, आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है परवीन मैम ने। मूव इंटरमॉलिक्यूल, ठीक है, मूव इन स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन में मूव करते हैं ये? स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं बच्चा, जैसे कि ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, और जब तक ये स्ट्रेट लाइन से तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि किसी से टकरा नहीं जाएंगे, और जब टकराएंगे तब उनका डायरेक्शन घूम ना जाए। तो जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। कम टू डी नेक्स्ट पोस्टुलेट। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे गैस के, मॉलिक्यूल्स मूव, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। ये बात तो परवीन मैम ने बताई दी, ठीक है ना। अब देखो इनका जो कोलाइडियल होता है नेचर, यानी कि कोलिजन्स, ठीक है, आर इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होता है इनका, ठीक है। अभी इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, कोई जानना चाहेगा? मतलब कि Yes, जो जिनकी पहले भी नो विस्कोसिटी, मैम। देखो इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो पहले की विस्कोसिटी थी और जो बाद की विस्कोसिटी है वो हमेशा इक्वल रहती है। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉइस क्या हो रही है बेटा? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं? अभी क्लियर आ रही है सबको आवाज? यस मैम। देखो कहने का सिंपल समझो इसको, यस मैम। इसको ज्यादा वैसे मत समझो आप, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, अपना कोलिजन्स करते हैं, मतलब कि जो उनका मूवमेंट था, मतलब एक सिंपल तरीके से समझते हैं, किसी भी गैस है, कोई कंटेनर है, उसमें मॉलिक्यूल एस्केपिंग कर रहे हैं, तो जो उनका पहले नेचर था, ठीक है, करने का, वो बाद में भी रहेगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स की एस्पेकिंग पावर जो होती है, मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है, वो पहले भी सेम थी और बाद में भी सेम रहेगी। इसी को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, इसको ऐसे समझ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्या है कि जो काइनेटिक थ्योरी होती है, ठीक है, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप्स की होती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड की, तो वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है बच्चा पार्टी। जो मॉलिक्यूल, ठीक है ना, यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं वो 3 टाइप की स्पीड से मूवमेंट कर रहे हैं। जानना चाहोगे कि कौन कौन सी स्पीड से मूवमेंट करते हैं? यस मैम। देखो पहली होती है फर्स्ट, एवरेज। एवरेज स्पीड,
दूसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड थर्ड होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है बेटा। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है। सपोज दैट मेरे हाथ में ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इन 3 मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? कुछ मॉलिक्यूल देखो बहुत तेजी से मूव करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल बहुत स्लोली मूव करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल एक स्पीड में ही मूव करते हैं। तो इस तरीके की स्पीड जो देखने को मिलती है आपको उसे बोलते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है कि पहले, मतलब इस थ्योरी में हम क्या करते हैं कि गैस लॉ में हमने देखा, ठीक है, जब भी आप रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो पहले उसका स्क्वायर निकालोगे, फिर उसका मीन्स निकालोगे, एंड दैट मीन्स उसका रूट स्क्वायर निकालोगे, तो उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखो वैसे तो जैसे मैंने आपको बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन बताया, चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन बताया, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बहुत सारे डेरिवेशन कैलकुलेट करके बताए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन डेरिवेशंस को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ खास यहाँ से पूछा नहीं जाता है, सीधे आपका फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी आपको कि जो एवरेज स्पीड होती है, जो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो VAV होता है इजिकल्स टू √8RT/πm होता है, ये ध्यान रखना। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है VMP, इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √2RTM। ये इसलिए क्योंकि इन फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कुछ आगे पीछे पूछा ही नहीं जाता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2RT/m। अब अगर रूट मीन स्क्वायर की बात करें तो ये होता है VRMS इक्वल टू √3R/TM, ठीक है, या फिर √3RT/m। तो ये है आपका रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ, ठीक है, और ये है आपकी एवरेज स्पीड। तो देखो बच्चा पार्टी, इन तीनों स्पीड से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में। अब एक और इंपॉर्टेंट बात काइनेटिक थ्योरी के ऊपर ही, कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी होती है वो 2 फैक्टर पे काम करती है। कितने फैक्टर पे काम करती है बच्चा पार्टी? 2 फैक्टर्स पे काम करती है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा टी के, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, एक आपका मास, ये 2 फैक्टर पे काम करती है, पहला इज टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर इज मास, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, वो उतनी तेज काम करते हैं, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। सपोज दैट अब मास के कॉन्सेप्ट में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आपके पास 2 बॉल हैं, ठीक है, एक बॉल ये, ठीक है ना, स्प्रिंग टाइप की है, और दूसरी बॉल ये है। तो आप बच्चा देखोगे जो 2 बॉल है आपके हाथ में, ठीक है, तो एक का वेट बहुत लाइट है और एक का वेट थोड़ा हैवी है। तो जिसका वेट लाइट है वो तेजी से ऊपर जाएगी, और जिसका वेट कम है वो तेजी से नीचे नहीं जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है जिसका वेट हल्का है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी 2 फैक्टर्स पे वर्क करती है, टेम्परेचर एंड देन मास। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. यहाँ तक सभी को क्लियर है कहानी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जोर से बोलो एक बार। Yes, ma'am. और मुझे लगता है कि अभी टाइम हो गया है 11:16, तो बच्चे थक गए हैं शायद। आप लोग थक गए हो भाई, या आगे और पढ़ना चाहते हो? नहीं थके? पढ़ा दी। अरे क्या बात है, ये मेरे जीनियस बच्चे। चलो देखो, अब बेटा देखो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ
ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉइंट्स हैं, ये सारे वही पोस्टुलेट हैं जो परवीन मैम ने आपको पढ़ाए हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये याद रखना। और दूसरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है ना, ये पॉइंट भी मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक थ्योरी भी बढ़ती है, तो ये वाला भी वही पॉइंट है। अब देखो एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट -25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आप इस न्यूमेरिकल को करोगे? यस मैम, कर लेंगे। तो कौन सा बच्चा इस न्यूमेरिकल को मैम को सॉल्व करके दिखाएगा? जल्दी बताओ प्लीज। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है ड्राइव करके, ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ी होगी काइनेटिक एनर्जी mv² होती है, ऐसे ही आप पढ़ते हो ना। अगर काइनेटिक एनर्जी एक गैस के लिए निकाली तो mv² हो जाएगी, ठीक है। गैस नंबर 1 के लिए अगर दूसरी गैस के लिए निकाली तो 2mv² होगी। तो इस तरीके से, लेकिन इतना बड़ा डेरिवेशन यहाँ पे भी ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। सीधे आपका क्वेश्चन आता है, जब आप एंट्रेंस पढ़ोगे तब हम इसको ड्राइव करके दिखाएंगे एक बार। तो उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का इक्वल टू 3/2। जब आप इसे सॉल्व करते हैं mv² और आर वार की वैल्यू लगाते हो तो आपका फॉर्मूला यही आता है। कहीं पे ये लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, या फिर ये लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। आप बच्चा पार्टी देखोगे, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है, -25 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बताओ? अभी मैम ने बताया था। गौरव आप बताओ, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस मैम करेंगे। माइनस कर दीजिए 273 में से, तो हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल आंसर हो जाएगा हाँ 58 हाँ, केल्विन। 248 राइट। तो देखो माइनस में है तो 273 में से 25 को माइनस कर देंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा आपका 248 केल्विन। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चा पार्टी, जो आर की वैल्यू है वो तो आपको पता ही है कितनी होती है, 8.314 जूल किलो इनवर्स 1। और आपको यहाँ पे फिर क्या करना है? अब देखो, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या चाहिए? एन की वैल्यू भी तो चाहिए होगी, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? देखो यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो कहने का मतलब यह है हम किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे? ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन का जो वेट दिया है बच्चा पार्टी वो कितना है? 4 ग्राम है। और आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने क्या? पढ़ा है ना? यस गिवन मैम। मास अपॉन मोलर मास। तो अब देखो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन हो गया और आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमेशा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे O2 के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक का आपका कितना हो गया? 16 और 2 का हो गया 32। तो ये 4 ग्राम हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.125 मोल्स आएंगे। अभी इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर दो आप। तो काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है 3/2, ठीक है, इनटू आप किसकी वैल्यू रखोगे? नंबर ऑफ मोल्स की। 125, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। 8.314 इंटू 248। गौरव इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा फटाफट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 6, 7। एक बार क्रॉस चेक करो, आई थिंक कोई गलती है। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? सारे बच्चे सॉल्व करके बताएं क्या आंसर होगा इसका। सॉल्व ऑल स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चा पार्टी, इसका जो कुछ आंसर होगा बच्चा, वो इसका आंसर होगा समथिंग 386.6 जूल। आप इसे कैलकुलेट करके देखना एक बार घर पे।
तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी मैंने सॉल्व कर रखा है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी की स्पीड्स बताई थी ना, कि मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो स्पीड है, वो एक चीज ध्यान रखना, मैक्सवेल वोल्टेज साइंटिस्ट ने बताया था। और ये जो ग्राफ कुछ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है आपको कि कभी भी जब आप किसी स्पीड को चेक करते हो तो कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की एवरेज होती है। तो सबकी स्पीड सेम नहीं होती, ये उसी चीज को बता रहा है। थोड़ा सा ग्राफ क्लियर नहीं है ये। अब ये वो वाले पॉइंट्स लिखे हैं जो परवीन मैम ने आपको मैम समझाए टाइम हैं। हो गया। क्या बेटा? मैम 11:15 तक का ही तो टाइम था। तो आप बोर हो गए? मैम नींद आ रही है। नींद आ रही है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो नींद आ रही है या फिर बोर हो रहे हो? दो में से एक बात बताओ। नहीं मैम नींद आ रही है। नींद आ रही है? क्लास में बोरिंग तो नहीं लग रहा कि मैम बोर पढ़ा रही हैं, नहीं जाओ मैम। जाके सो जाओ? नो मैम। ये तो सभी बच्चे सोना चाहते हैं। हाँ जी मैम। चलिए तो ठीक है, फिर बच्चों को नींद आ रही है और बच्चों का ख्याल रखना भी हमारी जरूरत है। अगर हमारे बच्चे ही ठीक नहीं रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको? तो इसलिए चलो इसी के साथ ये सेशन क्लोज करते हैं। गुड नाइट टू ऑल। ठीक है बच्चा पार्टी। अब नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी अगली क्लास को, पहले से बता रही हूँ, क्योंकि अगले नेक्स्ट लेक्चर में दिस चैप्टर विल बी फिनिश। ओके ओके मैम। ओके, रिकॉर्डिंग बाय।